ठीक है, चलिए तो वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। अपनी जो नेक्स्ट हमारा कहानी है, ठीक है, आंसर राइटिंग कोर्स में उसको स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप देखिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिए बहुत सारी थीम्स रिपीट होती हैं और उसके बेस पे ही हमें क्या है यहाँ पे, ठीक है, नोट्स बनाने की जरूरत पड़ती है ना। एंड नोट्स देखिए अगर आप कट टू कट बनाएंगे तो उसको आप लिख भी पाएंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर एक बंदा जिसको मुझसे स्टूडेंट्स कहते हैं फॉलो करूं, ठीक है, तो आप देखिए एक टॉपर उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में आई थिंक 20 समथिंग रैंक आ गई थी और वो था मंदार पटकी। ठीक है, मंदार पटकी यहाँ पे अगर आप जाएंगे और इनके नोट्स में अगर आप मॉडर्न टाइप करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपको यहाँ पे ना मॉडर्न इंडिया के एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, प्लस आप देखोगे मॉडर्न इंडिया के आपको यहाँ पे ना मेंस के GS 1 के देखिए नोट्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप इसे खोलते हो, ठीक है, अगर आप इसे खोलते हो तो यू विल सी, ठीक है, ये देखो, ठीक है, देखिए, है ना, इनके नोट्स देखिए 2018 में बनाए गए थे, है ना। एंड दे आर स्टिल वेरी मच रेलिवेंट। 2022 में तो सीधे क्वेश्चन ही आया था। तो देखिए इन्होंने जो नोट्स बनाए अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, देखिए कैसे आंसर फॉर्मेट में बनाया कि वाई ब्रिटिश सक्सीडेड, स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज, इलेक्टेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पावरफुल इन्फ्लुएंस, लेस स्टेट कंट्रोल, फ्रेंच 60% यू कैन से शेयर्स मोनार्क के थे, देख रहे हो, ये देखो, ठीक है, नेवल सुपीरियोरिटी थी, स्टेबल गवर्नमेंट थी, वेल इक्विप्ड ट्रेन्ड आर्मी थी, है ना, ये देखो। और आपको मैं एक बात बताऊं, 2022 में मॉडर्न हिस्ट्री का पहला ही सवाल ही आया था। 2000, ये मैंने दिया भी आगे, अभी दूंगा भी क्वेश्चन। 2022 का अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल देखेंगे, ठीक है, यूपीएससी सीएससी GS 1 2022 में आपको मेंस का पेपर खोलूं, अगर मैं जब खोलूं मॉडर्न हिस्ट्री का अगर आप पहला सवाल देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे जस्ट वन सेकेंड, ये देखिए, ठीक है, डिस्कस द मीनिंग विंडो गया, ये सॉरी ये देखिए, पहला सवाल मॉडर्न हिस्ट्री का ये था, देखिए, व्हाई डिड द आर्मीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया कंपनी मोस्टली ऑफ इंडियन सोल्जर विन किया, देखिए, गिव रीजंस। और 2022 में ये बंदे ने 2018 में नोट्स बना के 19 में सिलेक्शन पा भी लिया और इसके नोट्स 2022 में भी रेलिवेंट है। पहला सवाल देखा, देख रहे हो आप कि रेलेवेंस ऑफ द नोट्स आपको कैसे पता चलता है। तो टॉपर्स की खास बात यही होती है, इनके जो नोट्स होते हैं ना, वो बिल्कुल अगर आप ध्यान से देखोगे, ये अपने आप में आंसर राइटिंग फॉर्मेट में पॉइंट आंसर पूरे पूरे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो जो मुझसे कहते हैं सर नोट्स नहीं है, नोट्स नहीं है, भाई अगर मैं आपको पहली बता रहा हूँ, इस एग्जाम में मीडियम कुछ भी हो, हिंदी हिंदी इंग्लिश उर्दू फारसी किसी से भी लिखो, प्राकृतिक जिससे लिखना है तुम्हें, ठीक है, लिखना का तरीका वही है। और अगर आप पे नोट्स नहीं है तो आप आंसर नहीं लिख पाओगे। आंसर राइटिंग का डेफिनेशन ही यही है, आपको अपने नोट्स एग्जाम में छापने हैं। तो नोट्स भी किस फॉर्मेट में होने चाहिए, नोट्स भी आंसर के फॉर्मेट में होने चाहिए। अगर आपके आंसर के फॉर्मेट में नहीं है, मेरे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, क्लास कर ली सुमित सर चेक कर दो, चेक कर दो, मैं बोलता हूँ भाई एक बार देख तो ले, क्या लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, किधर लिख रहा है, फालतू में एनर्जी वेस्ट करो। ठीक है, तो अगर आप सही नोट मेकिंग कर रहे हो पॉइंट वे में, तो आप ऑटोमेटिकली आंसर राइटिंग कर रहे हो। इसीलिए बहुत बच्चे पता है क्या सोचते हैं, अरे यार मैं तो नोट मेकिंग कर रहा हूँ, आंसर राइटिंग तो करेंगे नहीं भाई। अगर कोई बंदा सही तरीके से नोट्स बना रहा है जैसे इसने बनाए, इसने अक्रॉस अगर आप देखोगे नोट्स, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री 30 पेज में समेट दी, हाँ है ना। ठीक है, देखो, एंग्लो मराठा वॉर्स, 3 मराठा वॉर बताया, देन व्हाट वर द रीजन, रिंग फेंस, सब्सिडियरी लाइंस, ठीक है, इस तरीके से, देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो भी इसने आगे आगे, ठीक है, देन वे फॉरवर्ड, कॉजेज ऑफ अपराइजिंग, देखो पूरा होता है, पीपल रेजिस्टेंस, तो मैं सिविल पे सोचूंगा, मैं ट्राइबल सोचूंगा, हाँ ना, जनजातियों के बारे में सोचूंगा, ठीक है, मैं किसानों का पक्ष सोचूंगा, मैं जो आर्मी है मिलिट्री है वो सोचूंगा, ये देखो, ठीक है, तो ऐसे करते हैं।
है ना। यही आप देखो आगे 2023 में क्वेश्चन पूछा गया कि भैया ट्राइबल रिवोल्ट्स क्यों हुए, कैसे हुए, यही क्वेश्चन अगर आप देखो यही क्वेश्चन 2023 में आया, व्हाट वर द रीजन फॉर ट्राइबल रिवोल्ट्स, और पहले के जमाने में, है ना। ठीक है, यही देखो ट्राइबल रिवोल्ट वेरियस काइंड्स ऑफ, देखो प्री इंडिपेंडेंस टाइम, यस ये क्वेश्चन 2023 में अगर आप देखोगे, अगर उठाओगे, ठीक है 2000 यूपीएससी सीएसई 2023 जीएस 1 मेंस का पेपर, अगर मैं आपको यहाँ पे 2023 का पेपर दिखा दूं फिर से अगर आप देखोगे, ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ये देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूं ट्राइबल टाइप करूं, ये देखिए पढ़ो, हाउ डिड द colonial रूल अफेक्ट द ट्राइबल्स, व्हाट वाज द रिस्पॉन्स, क्या उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, देखिए 2023 का, देखिए ये रहा इसका ट्राइबल मूवमेंट, ठीक है, हाँ है ना, पूरा लिखा हुआ है, ताना बागर मूवमेंट, क्या कॉजेस थे, ये देखो, क्या उनके रिस्पॉन्सेस थे, सारा लिखा हुआ। अब आपके पास ये लिखा हुआ है, आप ये नहीं कर सकते, हाँ है ना, ये देखो। फिर एक बार ये पूछा गया था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद क्या चेंज हुआ, हाँ है ना, ये पूछा गया है 1857 रिवोल्ट के बाद कैसे चेंजेस हुए मिलिट्री पॉलिसी वगैरह में, ये देखो सोशल चेंजेस क्या हुए, इकोनॉमिक चेंजेस क्या हुए, ये देखो ये आंसर है ना। ठीक, तो इसीलिए आपको ऐसे करना है ना। किसी ने क्या खूब कहा कि तुम्हारे नोट्स बता रहा है कि तुम, बिल्कुल भाई बिल्कुल 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 नोट्स बता देंगे भाई कि आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं, क्योंकि फिर आप आंसर राइटिंग में ना लिखोगे, देखो क्या होता है ना यूपीएससी में कोई भी क्वेश्चन ना इतना टफ नहीं आता कि आप बता ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे हमारे टाइम में क्वेश्चन आया था यंग वुमेन में सुसाइड क्यों हो रहा है, ठीक है, हम बच्चे फोन से खेल रहे हैं, माँ बाप को क्या करना चाहिए, जीएस 1 का क्वेश्चन था, इसका ही पेपर जाके देख लो, है ना। तो जब मैंने अपनी मम्मी को दिखाया पेपर, बोली अरे हाँ ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरीके से आया, व्हाई डू यू थिंक, ठीक है, यंग वुमेन आर सुसाइडिंग, चाइल्ड कडलिंग इज नाउ रिप्लेस बाय मोबाइल फोन्स, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो मैंने मम्मी को दिखाया, बोली हाँ ये तो हो रहा है, डू यू मैरिज इज लूजिंग द वैल्यू, तो बोले हाँ आजकल डाइवोर्स हो रहे तो इजी है, देखा। तो बात ये नहीं है इजी है बात ये जब लिखने बैठोगे, आप भी लिखोगे, वो भी लिख देंगे, मैं भी लिख दूंगा, आप भी लिख दोगे, सब लिख देंगे, बट बात ये है नंबर किसे ज्यादा मिलेगा, क्या आपका आंसर नंबर वाला है या नहीं, रीजन वो भी बता देंगी 2-3, है ना, डेफिनेटली उन्होंने अच्छे रीजन बताए, मैं मान रहा हूं, बट क्या आपका आंसर में वो पॉइंट है जो एग्जामिनर ढूंढ रहा है, क्या आपका आंसर उस लेवल का है या नहीं। इसलिए आप अपने नोट मेकिंग पे स्पेशली ध्यान दीजिए, जो आपको 1 दिन 2 दिन का ब्रेक मिल रहा है बिटवीन द क्लासेस, आप इंश्योर करिए पूरे दिन की अगर आप पढ़ाई करते हैं, मेंस इज ऑल अबाउट कि आप सही तरीके से नोट्स बना पा रहे हैं, और इंग्लिश हिंदी मीडियम में दोनों में एक ही तरीके से नोट्स बनते हैं, अलग तरीका कुछ नहीं है, और वो तरीका यही है, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन के फॉर्मेट में, क्वेश्चन आंसर राइटिंग के फॉर्मेट, यहीं पे देखो नोट्स मेकिंग में मैप बनेगा, हाँ ना, देखो वाई सोशल रिफॉर्म से नहीं हो गया, क्वेश्चन ने क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखा है कि सोशल रिफॉर्म में क्वेश्चन क्या आएगा, वाई, फिर सोशल रिफॉर्म का क्या इंपैक्ट पड़ा, क्या मेथड यूज किए, ये देखो क्या इफेक्ट रहा, फिर आगे जाके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हुआ, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हुआ, है ना। आज ही हम देखेंगे बंगाल की जो रेनेसां सोशल रिफॉर्म है, यही था, हाउ डिड दैट लेड टू राइज ऑफ नेशनलिज्म, ये क्वेश्चन पूछा है, और मैं ये दिखा रहा हूं दोस्त कि नोट्स के बाद के क्वेश्चन आ, देखो ये बच्चा ऐसे कह सकता है सर इसने तो पीवाईक्यू देख के बना लिए होंगे, 2022 23 24 25 हर जगह ये रेलिवेंट होंगे, ठीक है, थोड़ा ऑब्वियस सी बात है, अपडेट तो करेंगी बेस्ड ऑन न्यू पेपर, बट ये आप समझ लो, तो जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं कोर्स में, ऑब्जेक्टिव आपका देखिए यही होना चाहिए कि मैं अपने नोट्स को सही से, और किसी के भरोसे मत बैठो, अपने खुद के नोट्स बनाओ, आज आप पे एआई है, आज आप पे, ठीक है, गूगल है, बस अपना मतलब, ये भी तो बंदा बैठ सकता था किसी के भरोसे
क्यों उसने 30 पेज की मेहनत करी यार, क्यों? ठीक है, है ना? देखो, तो रीजन ही है। और देखो शॉर्टकट पे इम्पैक्ट ब्रॉड अर्बन मुस्लिम इन नेशनल मूव, देखो शॉर्टकट व्हाट्सएप लैंग्वेज, कम्युनलाइज नेशनल पॉलिटिक्स, बस नेशनल सेंटिमेंट रीच एवरी पोस्ट एंड कॉर्नर, impacted revolutionary character of the national movement, masses lost fear of the colonial rule, आपके सामने प्रोटेस्ट किस टाइप के दे देखो, आए ना? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भाई ये करने का। अगर किसी भी और फॉर्मेट में ना दोस्त आपके नोट्स, पता क्या हो जाएगा मैं बताता हूँ, दो नोट्स मोटे होंगे एंड वंस योर नोट्स आर थिक यू विल नॉट बी एबल टू रिवाइज नहीं कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है, प्रेशर में रहोगे, ठीक है, एक साथ बहुत सारा पड़ेगा, लेंदी लिखना होता है, एग्जाम इज नॉट अबाउट, मेंटल फटीग, ब्लैंक हो जाओगे और फिर ना आप जनरल पॉइंट लिखो, वही वाला चीज जो मेरी मम्मी, हमारी हम सबकी मम्मी आंसर कर लेंगे इस क्वेश्चन को, बट भाई वो दो चार ही कोई पॉइंट जनरल जनरल लिखेंगे, और जनरल पॉइंट पर फिर वही वही तो 70 80 60 65 नंबर मिलेंगे, आंसर तो हमें 120 वाला चाहिए ना, अब 120 क्यों आएंगे जब आपने एग्जैक्ट ये सारे कुछ मेंशन कर रखा हो, तभी हो जब नोट, तो ये अननेसेसरी लंबा नहीं खींच रहा कि मैं सब कुछ लिखता हूँ, नहीं, 4 5 4 5 4 5, तुझे पता है मैं, बस, और यही चीज आप प्रैक्टिस, ठीक है, तो आप अक्रॉस आज आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सैड लोग करते नहीं, जनरल जो कोचिंग ज्वाइन करते हैं उसमें क्या आपको नोट बनवा रहे हैं, वो राइट फॉर्मेट भी नहीं, आपने क्वेश्चन ही नहीं देखा प्रीवियस, ठीक, ये देखिए मुझे बताना था, ठीक है, बहुत बच्चे हैं, अभी तो देखिए मेरे पास नहीं है हिंदी मीडियम के, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ, ठीक है, बट हाँ आपसे परहैप्स 1 साल बाद मैं डेफिनेटली हिंदी मीडियम के अच्छे नोट्स निकालूंगा, ठीक है, इसी फॉर्मेट में निकालूंगा, ठीक है, मैं फॉर्मेट नहीं चेंज करूंगा, यही फॉर्मेट में नोट्स निकालूंगा हिंदी मीडियम के लिए, तो आप लोग को भी एक्सेस मिलेगा, बट तब तक आप अपने खुद से बनाना स्टार्ट करो, ठीक है, सोर्स मैंने बता दिया, एआई का यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स का, इवन ये टॉपर्स के रख सकते हैं आप, है ना, ये टॉपर के नोट्स को पढ़ के डेफिनेटली मेंस लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं है, है ना, देखो वाई सॉल्ट, देखो हमने पढ़ा है ना, आज भी कोई भी नेशनल मूवमेंट आता है तो हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है, कोई भी मूवमेंट आता है तो हम क्या पढ़ते हैं, उसके रीजन क्या थे, उसमें मेथड क्या हुए, उसका सिलेक्शन क्या हुआ, मतलब उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, देखो, है ना, ये सब चीजें, तो अपने आप देखो मैप बन रहे हैं, पहले से सोच के लेके आए इस तरीके से बनाऊंगा, ये देखो, देख रहे हो, ठीक है, तो यही देखो करना है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था, पूछ सकता है भाई, क्यों नहीं पूछ सकता, गांधी अम्बेडकर पहली क्वेश्चन पूछ चुका है, नया लिख दिया कि गांधी अम्बेडकर में तो क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, हाँ है ना, ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे, गांधी अम्बेडकर हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 पे क्वेश्चन आ चुका है, हाँ, तो ये चीज आप करिए, ठीक है दोस्त, चलिए, सो ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट ऑफ विद टुडेज, अपने आज के डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं, और यही चीज पता है, देखो आज मैं जिसकी कॉपी भी दिखाऊंगा, यूएन राहुल श्रीवास्तव, बंदे ने बहुत प्यारे नोट्स बनाए, फर्स्ट मेंस में फर्स्ट अटेम्प्ट उसमें मिला, सीधी 10th रैंक आ गई उसकी, आज उसकी कॉपी डिस्कस करेंगे, है ना, ठीक, और पूरे उसके नोट्स देखना इसी टाइम, ठीक है, तो यू कैन नॉट गेट सेलेक्टेड इन दिस एग्जाम विदाउट नोट्स, आई एम टेलिंग यू भाई, अनफॉर्चुनेटली लोग मानते नहीं, और नोट्स बनाना भी नहीं, राइट फॉर्मेट में नोट्स बनाना, ठीक है, चलिए, तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टुडेज डिस्कशन, आज के डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं, और अपनी जो टॉपर कॉपी है उसको देखते हैं, राहुल श्रीवास्तव सर की 10th रैंक आई थी, इनके आंसर देखते हैं, काफी अच्छे नंबर देंगे जीएस वन में, ठीक, चलिए, तो क्या कह रहा है, 150 शब्द में लिखना है तो कि भारतीय राष्ट्र आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट का विकास देश में ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन का परिणाम भी था, और उन परिवर्तनों के कारण रीजन भी थे, स्पष्ट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का मतलब क्या, इस क्वेश्चन का यह मतलब है कि जो भारतीय राष्ट्र आंदोलन है, जो नेशनल मूवमेंट है, उसका जो ग्रोथ हुई या उसका जो रीजन था, वो ब्रिटिश की पॉलिसी थी, है ना, और ब्रिटिश की पॉलिसीज में, और यही नेशनल मूवमेंट आगे जाके ब्रिटिश की पॉलिसी में परिवर्तन भी लाया, तो इट वाज बोथ अ कॉज ऑफ द नेशनल मूवमेंट, ब्रिटिश पॉलिसी वाज बोथ अ कॉज ऑफ द नेशनल मूवमेंट एंड व्हाट
ठीक है, द चेंज इन द पॉलिसीज एज वेल, इंडियन नेशनल मूवमेंट की वजह से ब्रिटिश पॉलिसी में चेंज भी आया, है ना। देखो ब्रिटिश पॉलिसी में परिवर्तन का परिणाम भी था, हाँ है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू, ठीक है, राइट, इस तरीके से आपको यहाँ पे, ठीक है, बताना पड़ेगा, है ना, एंड आंसर करना पड़ेगा। इट वॉज बोथ, यू कैन से कॉस्ट, भैया ब्रिटिश की पॉलिसी कॉस्ट भी हो रही है, ठीक है, एंड ब्रिटिश की पॉलिसी की वजह से, एंड फिर लेटर ऑन ब्रिटिश की पॉलिसी में इसके कारण क्या चेंज आया, है ना, कैसे ब्रिटिश ने अपने रंग बदल दिए जब उनको ये देखा इंडियन नेशनल मूवमेंट घूम रहा है, तो क्या, समझ में क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को दो भाग में तोड़ना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको ये लिखना है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हुआ वो ब्रिटिश की पॉलिसी की वजह से हुई। तो वो क्या है, चार पांच पॉलिसियां, क्या है वो चार पांच तरीके से जिससे लूटा जाता था, है ना। अब इसमें वही फ्रेमवर्क, ठीक है ना, पॉलिटिकल पॉलिसीज क्या थी, राजनीतिक पॉलिसियां कौन सी थी, है ना, आर्थिक इकोनॉमिक क्या था, सोशल पॉलिसी क्या लेके आए थे, सामाजिक पॉलिसी, ऐसे करके आप ब्रेक कर लोगे तीन चार, आसानी से। चाहे आप इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स लिख लो, चाहे आप इसमें जो ट्राइबलों का शोषण किया जाता था, चाहे आपने किसानों के जो हाई रेंट थे, कोई भी आप चार पांच चीजें लिख लो, ठीक है। और उसके बाद जब नेशनल मूवमेंट बढ़ा, ठीक, यानी जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया और भी आगे बढ़ता गया, तो ब्रिटिश ने अपनी पॉलिसीज में क्या चेंज किया, अरे सर यही तो था जो हमने ऊपर पढ़ा था, याद करो कि भैया 1857 के बाद ब्रिटिशर्स क्या क्या चेंज लेके आए, है ना, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ। जैसे एक एरा ऑफ जो एनेक्सेशन था, याद है, ब्रिटिश ने कह दिया था अब हम किसी भी राज्य को नहीं हड़पेंगे, सिंपल। प्रिंसली स्टेट्स को क्या बोला गया, तुम इंटरनली मजे करो, बाहर हमें को बस अपने जो फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस है हमें दे दो, था या नहीं, ये भी एक चेंज था। फिर उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलना स्टार्ट कर दिया, कैसे, कोई भी एक लिख दो, मॉडलिमेंटो रिफॉर्म, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड डाल दो एग्जाम। फिर उन्होंने आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया, मिलिट्री में रॉयल रेसेस और डिस्क्रिमिनेशन शुरू करा, है ना। सामाजिक तौर पे क्या चेंज करा उन्होंने, जो धर्म के अंदर वो जो इंटरवीन करते थे उसे हटा दिया, कोई सोशल रिफॉर्म फिर करना बंद कर दिए, है ना। और उन्होंने अग्रेसिवली क्या करा, ठीक है, डिवाइड एंड रूल फैलाया, है ना, ठीक है। उन्होंने लोकल जो ट्रेडिशन होते थे उसको रिस्पेक्ट करा। इकोनॉमिक वाइज क्या करा उन्होंने, इकोनॉमिक लूट करना स्टार्ट कर दिया इस तरीके से, और भी बताओ, है ना। तो अलग अलग परिवर्तन टाइम के साथ आते गए। तो पहला माइक्रो क्वेश्चन यही है कि कैसे, किन ब्रिटिश की, ठीक है, पॉलिसी या फिर आप ऐसे कह सकते हो स्टेप्स की वजह से, ठीक है, नेशनल मूवमेंट ग्रो हुआ। और जब नेशनल मूवमेंट ग्रो हुआ, ठीक है, तो ब्रिटिश ने अपने रंग कैसे बदले, कैसे उन्होंने फर्दर, ठीक है, अपने अपने जो पॉलिसीज है उसमें ऑल्टरेशन लेगी, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, इन्होंने किस तरीके से लिखा। तो दो माइक्रो क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। तो सबसे पहले, ठीक है, आपने बता लिया, ठीक है, कि भैया ठीक भाई, आपने क्वेश्चन को रिपीट कर दिया सीधे कि भैया इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो विकास और ब्रिटिश शासन का जो आप ऐसे कह सकते हो दमनकारी थी एवं जो शोषणकारी थी, ठीक है, शोषणकारी थी, ठीक है, ये क्या था, ये आपकी नीतियों की प्रतिक्रिया था। तो दूसरी तरफ इसी ने आंदोलन को क्या है अपनी नीतियों से प्रभावित भी किया, ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज बोथ, ठीक है, अ कॉज एज वेल एज अ पॉइंट रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी। अब आप पहले पॉइंट पर तोड़ो, पहला आपको यहां पे तोड़ना ही पड़ेगा क्वेश्चन कि भैया कैसे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था वो ब्रिटिश नीतियों की प्रतिक्रिया थी, ठीक है, ब्रिटिश नीतियों की प्रतिक्रिया एक तरीके से थी, ठीक है, कैसे, तो ऑब्वियस सी बात है धर्म में हस्तक्षेप करते थे, ये तो हमने पढ़ा है डेफिनेटली, है ना। जैसे अब एक एग्जांपल, ठीक है, लॉर्ड, याद है डलहौजी का एक आया था रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, ठीक है, तो आप धर्म अयोग्यता निवारण अधिनियम ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे जो सामाजिक मामलों में क्या हुआ, हस्तक्षेप संतोष जन्म हुआ, तो आपने एक एग्जाम्पल डाल दिया। अभी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली लॉर्ड कर्जन,
ठीक है, ये क्या करते थे, इनकी डिवाइसिव या कम्युनल जो सांप्रदायिक नीतियां थी, है ना, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो राष्ट्रीय चेतना है वो बढ़ाई है। फिर सोशल कर दिया। अब आओ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल पॉलिसीज क्या थी, तो हमने देखा चाहे पार्टीशन ऑफ बंगाल हो, बंगाल का विभाजन हो, ठीक है, या फिर आप देख सकते हो पृथक निर्वाचन यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो, या चाहे मॉडलिमेंटो के आप रिफॉर्म को देख सकते हो, है ना, या फिर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 देख लो, कोई भी ये पॉलिसी जो थी, कम्युनल अवार्ड देख लो, ठीक है, ये सब क्या था, ठीक है, इन सब ने आप देखोगे राष्ट्रवाद को और तीव्र किया। तो पॉलिटिकल देखिए, फिर इवन आप देखोगे आर्थिक परिवर्तन, बहुत सारे आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, जैसे आप देखोगे, ठीक है, एग्रीकल्चर पे क्या है, आप देखोगे एग्रीकल्चर में, ठीक है, कमर्शलाइजेशन आया, जिसको आप बोलेंगे वाणिज्यकरण हुआ, है ना, किसानों का असंतोष था, क्यों, क्योंकि भैया आप देखोगे परमानेंट सेटलमेंट आ गया था, है ना, क्योंकि आप देखोगे उनकी जो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी, ठीक है ना, वो आप देखोगे फिर सिमिलरली अवध को एनेक्स कर लिया था, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनमें एक असंतुष्ट पैदा हो गया, है ना, तो इस तरीके से आप बताओ, है ना, तो यहाँ पे आप किसानों, अब इन्होंने देखो ट्राइबल का नहीं लिखा है, तो आप यहाँ पे एक चौथा पॉइंट इवन ट्राइबल का लिखो, ठीक है, सिमिलरली ट्रेड का क्या था, अगर आप ट्रेडर्स क्यों परेशान थे, क्योंकि सर इन्होंने क्या कर दिया था, याद है, वन वे टैरिफ, हाँ है ना, वन वे टैरिफ जो लगाते थे, ठीक है, बोलो, ठीक है, डेफिनेटली थे नहीं है, जो वन वे टैरिफ जो लगाया जाता था, ठीक है, एक तरफा शुल्क, ठीक है, जो ब्रिटिश आपके एक्सपोर्ट होते थे उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा टू इंडिया, जबकि इंडियन एक्सपोर्ट्स पे क्या लगेगा, वन वे टैरिफ, है ना, तो निर्यात और आयात की जो आपकी कह सकते हो पॉलिसीज थी, तो उससे ट्रेडर खफा थे, ठीक है, तो आपने क्या देखो देखो तो देखो, आप समझो, स्टेक होल्डर को सोचो कि यार ट्राइबल क्यों गुस्सा है, एक पॉइंट लिख दो, अब ट्राइबल क्यों गुस्सा होंगे भैया, फॉरेस्ट तो इंडियन फॉरेस्ट लॉस लिख दो, ब्रिटिश क्या करते थे, इनके जंगल जमीन की बात पे बात आ गई, खत्म। फिर किसान क्यों नाराज थे, बता दिया, आर्मी क्यों नाराज थी, बता दिया, आपकी ट्रेडर क्यों नाराज थे, बता दिया, 4 पॉइंट नहीं हो गए, प्लस सोसाइटी क्यों नाराज थी, पॉलिटिक्स क्यों नाराज थी, प्रिंसली स्टेट्स क्यों नाराज थे, वो इन सब की वजह से क्या हुआ, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसमें आपको क्या मिला, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट में ग्रोथ देखने को मिली, ठीक है, तो आपने क्या करा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपने, ठीक है, लिख दिए, सिंपल, डन, डन। अब बात कर लेते हैं कि सर क्या, कि ब्रिटिश ने कैसे, जैसे ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ तो ब्रिटिश की नीतियों में क्या परिवर्तन आया, है ना, अब सामाजिक में क्या हुआ, ठीक है, अगर आप देखोगे, ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे राजा राम मोहन रॉय, अब इन्होंने क्या, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ब्रिटिश नीतियों में परिवर्तन का कारण बना, ठीक है, तो अब कैसे, ठीक है, यही कारण कैसे हुआ, तो भैया राजा राम मोहन रॉय, जब इन्होंने क्या करा, इन्होंने सती प्रथा वगैरह करा, तो ये लोग क्या लेके आए, ठीक है, सती रेगुलेशन लागू लेके आए, है ना, तो यही देखो, फिर आप देखोगे जैसे ही कम्युनल अवार्ड और उस पे हुआ तो पूना पैक्ट हो गया, हाँ ना, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फर्दर आ गए, ठीक है, जैसे ही आप देखोगे पॉलिटिकल में क्या हुआ, ठीक है, जैसे ही स्वदेशी मूवमेंट वगैरह ये सब शुरू हुआ तो क्या हुआ, तुरंत बंगाल का विभाजन को अंत कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, है ना, जैसे ही, ठीक है, आप देखोगे कि सिविल डिसोबीडियंस आया तो गांधी अरविंद समझौता हो गया, ठीक है, हाँ ना, फिर इवन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म देखो, समय समय पर मॉडलिमेंटो रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ये लागू किए गए, इसका मकसद क्या था, कि किससे इन्फ्लुएंस थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना, बस, तो आपने यहाँ पे क्या है, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे लिख दिया है, इवन एजुकेशनल रिफॉर्म लेके आए, याद है, ठीक है, जब इन्होंने देखा भारत में बढ़ती राजनीतिक चेतना के कारण क्या हुआ, सैडलर कमीशन तथा अन्य शिक्षा लागू किए गए, इवन आप देखो जब ये हुआ था कि यूनिवर्सिटीज में राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गया था तो ब्रिटिश ने क्या किया, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट लेके आए, जहां पे यूनिवर्सिटीज के अंदर जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी इसको कंट्रोल करना चाहते थे, है ना, जैसी वो हुआ राइज तो प्रेस हो, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट आ गया, ठीक है, क्योंकि जैसे ही क्या हुआ, चेतना बढ़ी, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ी, इंडियन नेशनलिज्म बढ़ा, तुरंत क्या हुआ, ब्रिटिश ने क्या वर्नेकुलर प्रेस एक्ट लाओ, और वर्नेकुलर प्रेस एक्ट लाके क्या होता था, जितने भी आपकी पत्रिका थी, ठीक है, इन सब पे क्या हुआ, इन सब पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, तो वर्नेकुलर प्रेस एक्ट भी ला, तो यहाँ पे तो मुझे क्या लिखना है,
ठीक है, ये 4-5 ही तो पॉइंट लिख रहे हैं, है ना, बस, और देन कंक्लूजन डाल दो, और इसी तरीके से दोनों एक दूसरे को, ठीक है, प्रभावित एक लाइन में आपने लिख दिया, ठीक है, हो गया, है ना, ये तो है ना, यहाँ पे देखो, इस तरीके से आपने पे लिख दिए, ठीक है। ये देखिए, इंट्रोडक्शन, देन पॉइंट एंड देन, ठीक है, बस, हेंस इट वाज अ रिस्पॉन्स एंड अ रीजन फॉर ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया। हो गया, पांच पांच छोटे छोटे पॉइंट्स लेके बस अपने फ्रेमवर्क आपने आंसर के यहाँ पे रेडी रख लिया, ठीक है ना, तो इस तरीके से आपने, ठीक है ना, बस करो, सोशल, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, एजुकेशनल, सिविल सर्विस से देखो, ऐसे ही तो था, और आपने देन निष्कर्ष डाल दिया, ठीक है। बताइए, चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं, यहां तक किसी का डाउट है? ठीक, बताइए, कोई डाउट? ठीक है, हाँ, ऑलरेडी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई, आपने बना रखे हैं, और बनाओ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब उसी को रिवाइज करो, उसी को रिपीट करो, और उसी को ही आप लिखो एग्जाम में, उसी को लिखो ना, फिर रोका किसने आपको? ठीक है ना, उसी को लिखो। चलिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, कोशिश करो जो आंसर लिखो उसमें वही नोट्स आए, कुछ नया ना आए, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व काल यानी प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद एवं सांप्रदायिकता कम्युनिज्म के समांतर विकास यानी पैरेलल डेवलपमेंट के कारण का वर्णन कीजिए, कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, है ना, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में नेशनलिज्म एंड कम्युनलिज्म, ठीक है, कैसे साथ साथ ग्रो करे, है ना, कैसे साथ साथ यहाँ पे ग्रो करे, तो ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, यहां पे क्वेश्चन, माइक्रो क्वेश्चन क्या होगा? माइक्रो क्वेश्चन होगा कि क्यों, है ना, क्यों दोनों साथ साथ ग्रो करें, कैसे दोनों साथ साथ ग्रो करें, है ना, तो यहां आपको क्या लिखना है, यहां आपको, ठीक है, रीजन बताना है, ठीक है, यहां, हाँ, जो हिडन क्वेश्चन है, ठीक है, वो है क्यों, रीजन बताओ कि आखिर क्यों जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड था, ठीक है, उसमें राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म एवं यू कैन से कम्युनलिज्म दोनों का समांतर विकास के कारण, और ये कारण इन्होंने बनाया भी, इन्होंने तो बोला भी रहेगा, हालांकि इन्होंने कारण पूछे, ये दोनों साथ साथ क्यों, हाँ। अब देखिए, जो मैं हमेशा से आपको कहता हूं, ये चीज हम लोगों ने, ठीक है, याद है, इवन हम, याद है हमने आदित्य श्रीवास्तव की कॉपी भी दी की थी, कि हिस्ट्री ऑप्शनल के बिपिन चंद्र इन सबको कोट कर सकते हैं, और अब आप यहाँ राहुल श्रीवास्तव की भी कॉपी देख सकते हो, एज पर बिपिन चंद्रा, ठीक है, देयर वाज अ, क्या है, सीधे यही, पैरेलल डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म एंड कम्युनिज्म इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, खत्म, देखा, उसी क्वेश्चन के आगे मैंने बिपिन चंद्र ला के लिख दिया, इंट्रोडक्शन, खत्म, देखा, सबसे छोटा इंट्रो, बिपिन चंद्र का नाम भी आ गया, बस, ज्यादा दिमाग, अब लोग डिफाइन करने लग जाएंगे कि नेशनलिज्म ये है बिपिन चंद्र, और आपका कम्युनिज्म आपका डिवीजन है बेस्ड ऑन, ठीक है, रिलीजन वगैरह, गया इंट्रोडक्शन, इतना बड़ा हो गया आपका, खत्म, गया क्वेश्चन, गया, ठीक है, हाँ ना, तो रीजन बताओ। अच्छा, एक चीज और, एक चीज और, एक चीज, अभी खत्म तो ही ना हुआ, अभी खत्म तो ही ना हुआ, पहला माइक्रो क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा, फिर क्या मैं कुछ और भी यहां बनाऊंगा? बताइए, ठीक है, बताइए, क्या मैं कुछ और भी बताऊंगा, सेकंड माइक्रो क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा? बताओ भाई, दूसरा माइक्रो क्वेश्चन कौन बनाएगा? मैं कह रहा हूं बन रहा है, पूछा तो जब रीजन किया है, कारण, बते तुम कारण लिख क्या हो गए, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, और वो भी क्या, पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस में कैसे आपको इसका आज भी इम्पैक्ट दिखाई देता है, यानी इसकी लेगेसी आज भी कैसे हिंदू मुसलमानों के बीच में, ठीक है, जो दंगे होते हैं, आप वो पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है, कैसे आज इसका, ठीक है, पॉलिटिक्स में
क्या कहा जाता है ना, ठीक है, पॉलिटाइजेशन ऑफ रिलीजन हो चुका है, ठीक है, कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो चुकी है ना, पीएसआर ऑप्शनल वाले पढ़ते हैं, ठीक है, हाँ है ना, ठीक है। ये आपका सीपी बाम्बरी और रजनी कोठारी ये कहते हैं कि इंडियंस डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट, वो अपनी कास्ट को वोट डालते हैं, ठीक है। तो आज भी आप देखोगे समाज में क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, समाज में जो सोशल, ठीक है, कोहेजन है, सामाजिक एकता, वो काफी कम है। आज भी आप देखोगे, ठीक है, मॉब लिंचिंग होती है, आज भी आप देखोगे, ठीक है, हिंदू मुसलमान के नाम पे क्या है, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, और आज भी इसके नाम पे राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, है ना, उसका पॉलिटिसाइजेशन किया जाता है, पॉलिटिकल डिविडेंड गेन करते हैं, है ना। और ये दीज मॉब लिंचिंग इंसिडेंट्स वगैरह एक आज आप ऐसा कह सकते हो, यही सोशल डिविजन्स को बढ़ावा देते हैं, और यही सबसे मेन कारण है जिसकी वजह से इंडिया एक स्ट्रॉन्ग नेशन की तरह इमर्ज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और देन कंक्लूड किससे कर सकते हैं, क्या, एक भारत श्रेष्ठ भारत की नीतियों, है ना, इस तरीके से, ठीक, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस सबके करके इंडिया को स्ट्रॉन्ग नेशन इमर्ज होना है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी बिग चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती। तो आज के जमाने में कम्युनलिज्म का क्या इम्पैक्ट है, आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, बताओ, क्लियर हो रहा है, हाँ है ना। तो ये है सेकंड माइक्रो क्वेश्चन कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। पुराने के जमाने में भी देखो, पहले इम्पैक्ट तो यही हुआ, इंडिया पाकिस्तान में पार्टीशन हो गया, है ना, सांप्रदायिक दंगे हुए, ठीक है, लाखों लोग मरे, हाँ है ना, माइग्रेशन हुआ, ठीक है। देन उसके बाद आज भी इसका जो इम्पैक्ट है, मॉब लिंचिंग, है ना। और आप देखोगे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या बताती है कि भैया मुसलमानों का जो आपका जो माइनॉरिटीज है उनका काफी अंडर डेवलपमेंट हुआ है, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कोट कर सकते हैं, हाँ है ना, अंडर डेवलपमेंट हो गया, हाँ है ना। तो ये सब लिख सकते हैं। बताइए, राजनीति ने ही कास्ट को जबरदस्ती जिंदा रखा हो, बिल्कुल बिल्कुल, क्लियर हो रहा है यहां तक, ठीक है। तो इसलिए आपको इम्पैक्ट लिखना, राइट फ्रॉम ब्लडी पार्टीशन, माइग्रेशन, politicization, communalization, ठीक है, टू प्रिवेंशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कंट्री और स्ट्रॉन्ग नेशन। ये आप 4-5 पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इनमें कैसे लिखा है, ठीक है। ही हैज जस्ट एड्रेस द वन पार्ट, बट आपको दूसरा भी करना है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद एवं सांप्रदायिक के समांतर विकास के कारण, तो रीजन फॉर पैरेलल डेवलपमेंट, पहला ऑब्वियसली बात है, देखो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस था, है ना, कि रूसी बोल्शेविक क्रांति, है ना, तथा विश्व भर में राष्ट्रवादी एवं वैचारिक आंदोलनों में के उदय भारत पर प्रभाव पड़ा, ठीक है। इसी दौर में क्या हुआ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ, फिर ब्रिटिश की फूट डालो यानी शासन करो नीति, यानी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हिंदू एवं मुसलमानों के बीच विभाजन हो गया, विभाजन को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। और आप ये भी दे सकते हो उदाहरण से बंगाल विभाजन, ठीक है ना, आपका शिमला डेपुटेशन, ठीक है, उसके बाद आपका कम्युनल अवार्ड, ठीक है, आप कोई भी डाल सकते हो। फिर आप बताओगे, ठीक है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, है ना, और आपका नैरो लीडरशिप। अब नैरो लीडरशिप कैसे दिखाई देती है, अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे सर सैयद अहमद खान, इन्होंने कह दिया था कांग्रेस से दूर रहो, ठीक है, तो इस तरीके से बोला जाता है, ठीक है, कि ये कुछ नेता क्या थे एवं संगठक सिर्फ धार्मिक पहचान रह गए थे, धार्मिक का प्रचार करते थे और अपने धर्म को बचाने की बात करते थे, है ना। तो इस वजह से क्या, जैसे सर सैयद अहमद खान का लिख दो, ठीक है, आपका जिन्ना का लिख दो, मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लिख दो, तो इसकी वजह से सेपरेट जो पृथक राजनीतिक चेतना है, ठीक है, इस पे बल दिया गया, सेपरेट पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस पे, है ना। फिर आप देखोगे सिमिलरली इन्होंने ही ऐसे संगठन बनाए, सांप्रदायिक संगठनों बनाया गया, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, आरएसएस, है ना, हिंदू महासभा, तो उधर ये बनती थी, इधर ये बनती थी, ठीक है, शुद्धि मूवमेंट शुरू हो गए, ठीक है, हो गया। फिर इवन राष्ट्रीय आंदोलन में भीतर मतभेद हुआ, कॉन्ट्रडिक्शन विद इन नेशनल मूवमेंट, जैसे लखनऊ समझौता, ठीक है आपका। फिर आप देखोगे खिलाफत आंदोलन में ऐसा कहा जा गया था कि धर्म और पॉलिटिक्स को मिक्स कर दिया गया था, बहुत सारे लोग कहते हैं ये बहुत गांधी जी की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को मिक्स कर दिया था, ठीक है। और फिर सिमिलरली राइज ऑफ टू नेशन थ्योरी जो हुआ, है ना, 1930 के बाद सांप्रदायिक राजनीति, है ना, कम्युनल पॉलिटिक्स होने लग गई, प्लस यू कैन से एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट किया गया, अधिक अधिक उग्रवादी लोग, है ना, ठीक, ये होते गए, जैसे मुस्लिम लीग वगैरह, इट टुक टू, ठीक, यू सी एक्सट्रीमिज्म वाली पॉलिटिक्स, है ना। तो इसीलिए क्या हुआ, टू नेशन थ्योरी। बट यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा नहीं है, बट यहाँ पे आपको इम्पैक्ट बताना ही पड़ेगा। तो मिस क्या करा इन्होंने,
इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, ठीक है, बोथ बोथ प्री बोथ प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। तो क्यों आखिर यहाँ पे व्हाट वाज द रीजन कि पैरेलल ये आपका डेवलपमेंट होता गया, है ना। तो इस तरीके का नाम पता हो जाए, ठीक है। कम्युनल लीडर्स, ठीक है, कम्युनल राजनेता, ठीक है, सांप्रदायिक यू कैन से नेतृत्व, ठीक है, सांप्रदायिक संगठन, है ना। प्लस आप देखोगे पॉलिटिक्स और उसका मिक्सचर, खिलाफत मूवमेंट हो गया, फिर आपका जो इवन इवन हमने ये देखा था क्या था कि ये जो अ, अ, स्वदेशी मूवमेंट में गणपति और जो शिवाजी के फेस्टिवल थे उन्होंने भी कम्युनल कलर दिया, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। तो दैट लेड टू कम्युनलाइजेशन, ठीक है। फिर ब्रिटिश की पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल हो गई, ठीक है। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस देखा गया, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे लिखते जाओ, ठीक है। तो सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, ब्रिटिश पॉलिसीज, इंटरनेशनल फैक्टर्स, ठीक है, सारे फैक्टर्स प्लस इंटरनल फैक्टर्स, है ना, ये सब आप यहाँ पे बता दें, ठीक है ना। तो ये आपने लिखो, बताइए, क्लियर है। तो इसका इम्पैक्ट जरूर लिखना पड़ेगा। तो 2 माइक्रो क्वेश्चन हमने देखे, ठीक है, डन, ठीक है। चलिए, तो लेट्स टेक अप द टुडेज क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन, यहां तक कोई भी डाउट है बताइए, है ना। और ये टॉपर कॉपी मैंने शेयर करी है भाई आप लोग के साथ, तो हिंदी माध्यम वाले तो टेंशन ना लो, आपके पास ही आ रही है, आप आराम से, ठीक है, देखो, ठीक है, हाँ ना। तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ी, बोथ प्री एंड पोस्ट इंडियन, ठीक, चल, चलिए, तो लेट्स टेक अप द क्वेश्चन से देखते हैं हमारे आज के, ठीक है। आयु, लिंग एवं धर्म जैसी बाधाओं के को चुनौतियां देते हुए भारतीय महिलाओं ने भारत में स्वतंत्र संग्राम में यू कैन से अग्रदूत यानी टॉर्च बेरर की भूमिका निभाई, चर्चा कीजिए, ठीक है। बेसिकली क्या है आपसे, वुमेन का जो रोल है, ठीक है, आपके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, ठीक है, या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है, उसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहले तो आप बता दो, ठीक है, कि रोल बताओ, है ना। अब रोल में, ठीक है, आप ना हिस्ट्री में देखो कि ये भी तरीका होता है आंसर करने का, क्रोनोलॉजी वाइज सोचो, सबसे पहले सोचो रिवोल्ट ऑफ 1857, या अगर उससे पहले सोचना चाह रहे हो जो आपका सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, ज्योतिराव फूले वगैरह वो, ठीक है, सावित्री फूले वो, फिर रिवोल्ट ऑफ 1857, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, ये लोगों ने, फिर आगे जाके क्या हुआ, ठीक है, ट्राइबल कम पेजेंट रिवोल्ट हुए, फिर आगे जाके स्वदेशी हो गया, ठीक है, आगे जाके ये विल सी, ठीक है, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया, ठीक है। तो अक्रॉस में आप गांधीयन मूवमेंट ऐसे आप आंसर, प्लस रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट यानी कल्पना दत्ता, प्रीति लट्टा वाडेकर, है ना, राइट है। फिर एक क्विट इंडिया में मार्टिनी हजारिका, शी वाज शॉट डेड एंड शी डाइड विद द फ्लैग ऑन द शोल्डर, ठीक है। तो ये सब चीजें आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, पहली चीज तो ये। फिर दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा माइक्रो क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बट आपको नहीं लगता कि सर जो वुमेन है, जो भारतीय महिलाओं हैं, इन्होंने काफी सारी, ठीक है, चुनौतियों को फेस किया होगा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यानी वहां पे क्या लिमिटेशन थे इनके पार्टिसिपेशन में, जैसे एक बोला जाता है कि भैया पैट्रियार्किकल समाज था, है ना। दूसरा क्या था, वुमेन का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटीज में जाता था rather देन फोरफ्रंट पे, जैसे गांधी जी के जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम थे उसमें था, है ना। फिर इलीट वुमेन का ज्यादा पार्टिसिपेशन देखा गया एज कंपेयर टू, ठीक है, जो आपकी गरीब और नीचे का वर्ग है, ये था। हाँ, अर्बन पार्टिसिपेशन ज्यादा था, ठीक है, विलेज वगैरह में उतनी क्रांति नहीं आ पाई, ठीक है, जो आपकी महिला समाज है उसके बीच में, ठीक है। तो ये सब चीजें प्लस आप देखोगे, ठीक है, रूढ़िवादी प्रत्यय, जो बहुत सारी प्रथा थी, कंजर्वेटिव सेक्शन था, वो हमेशा से, ठीक है, वुमेन के अगेंस्ट, ठीक है, रिवोल्ट करता था कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, ठीक है। तो ये चीज आप बताओ, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना, और एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे क्या है कि जब आंसर कर रहे होगे तो इसका ध्यान रखना कि आयु, लिंग, अगर कोशिश करो एक अलग अलग धर्म की महिला जैसे अरुणा आसिफ अली, है ना, ठीक है, तो आप अलग अलग यहाँ पे बताना, ठीक है, कि मतलब रिलीजन से भी थी, रीजन से भी थी, धर्म से थी, हर एक का अलग अलग कट कोशिश करना, वरना मेजर जो क्वेश्चन तो यही है,
कि भैया जो आपका स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न चरणों में महिला की भूमिका ये बताना है। अब 1857 में रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल देखो बता दिया। ठीक है, फिर सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में सावित्री फूले, पंडिता रामाबाई। अब देखो ये एग्जांपल याद होने चाहिए। देखो वुमेन का कंट्रीब्यूशन तुरंत है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। वुमेन का एग्जांपल के एक पे ट्राइबल, ट्राइबल का जैसे जैसे इसने बनाए हैं मंडार पटकी ने, तो नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नाम नहीं पता है तो बैठो, तब तो बैठो, कुछ नहीं होगा। है ना? ठीक है, सीरियसली भाई तब तो नहीं होगा यार, कहां से भगवान तो भी ना आ जाएंगे। फिर स्वदेशी मूवमेंट में सरला देवी चौधरानी ने कर, ठीक है, गांधीवाद चरण में आप देखो कस्तूरबा गांधी हो गई, ठीक है, आपकी कमला नेहरू हो गई, इन्होंने बताया। क्रांतिकारी आंदोलन में कल्पना दत्ता हो गई, प्रीतिलता वाडेकर हो गई। ठीक है, फिर सिमिलरली इंडियन नेशनल आर्मी में कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी, है ना? फिर मुस्लिम और दलित वमन का भी आ रखना, बेगम रोकैया हो गई, ठीक है, झलकारी बाई हो गई, इन्होंने काफी ज्यादा, ठीक है, साहस का परिचय दिया था। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ बताओ। ठीक है, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट वगैरह का भी आप बता सकते हो, प्रीति लता वाडेकर, कल्पना दत्ता, बीना दास। ठीक है, ये लगाओ। फिर जब मैं बोलूंगा आयु, धर्म एवं क्षेत्रीय समाज से उठकर, तो यहां आप देखो अलग अलग बता सकते हो। एनी बेसेंट, ठीक है, कनकलता बरुआ, मातंगनी हजारिका। तो ये आप शुरू में ही चाहो तो लिख सकते हो, वरना मैंने अलग से भी दे दिया है। ठीक है, राइट, ये था। अच्छा, एक चीज और, चाहो तो ये भी बता सकते हो महिला की भागीदारी का प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है ना? इम्पैक्ट ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन क्या हुआ, ये आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, मैंने इसलिए लिख के दे दिया है कि कल को सिर्फ ये भी पूछ सकता है भैया व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन, है ना? तो जैसे ये देखो, सामाजिक बंधनों में को तोड़ा गया, है ना? ठीक है, महिला के अधिकारों की नींव रखी गई। ठीक है, फिर आप देखोगे ग्रामीण एवं शहरी शहरी महिलाओं में क्या हुआ, पॉलिटिकल अवेयरनेस, यानी ठीक है, आप देखोगे राजनीतिक जागरूकता का विस्तार हुआ। ठीक है, तो ये सब चीजें, हालांकि रहने दो, मेन चीज क्या है कि व्हाट वर द चैलेंजेस व्हिच वाज फेस्ड बाय द वुमेन। ठीक है, तो जैसा हमने देखा, फिर सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था यानी पैट्रियार्किकल सोशल ऑर्डर था। ठीक है, जाति एवं धार्मिक बाधाएं थी, है ना? शिक्षा का अभाव था। ठीक है, फिर आप देखोगे देवर, जो डिसीजन मेकिंग था यानी निर्णय निर्माण, इससे वंचित रखा गया। ठीक है, जो आप देखोगे मेन नेतृत्व देते थे वो कौन थे, मेल लीडरशिप ही थी। ठीक है, वही थी। फिर कॉलोनियल का रिप्रेशन देखा गया, है ना? राइट, ये चीज आप बताओ। ठीक है, फिर जो पैट्रियार्की को यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप लिख सकते हो इलीट। ठीक है, इलीट बायस था, है ना? ये भी लिख सकते हो आप, अर्बन इलीट बायस। ठीक है, ये चीज आप बता सकते हो, है ना? कि जो जो वुमेन का कंट्रीब्यूशन था वो कौन था, ठीक है, अर्बन इलीट। ठीक है, यहाँ पे आपको बायस देखने को मिलता था कि वही लोग पार्टिसिपेट कर पाते थे, है ना? ठीक है, तो ये चीज आप बता सकते हो। ठीक है, शहरी जो अभिजात वर्ग, ठीक है, इस तरफ को आप देखोगे अर्बन साइड में पार्टिसिपेशन ज्यादा था, है ना? ठीक है, तो ये चीज आप बताओ, इलीट वुमेन। ठीक है, इलीट वुमेन का यहाँ पे पार्टिसिपेशन, ठीक है, आप बता सकते हो। ठीक है, और इसको आप लिखोगे तो, ठीक है, अभिजात वर्ग की महिलाओं की भागीदारी। ठीक है, ये चीज ज्यादा देखिए, है ना? तो ये भी आप एक पॉइंट बता सकते हो, है ना? ठीक, इनका या देखो, या उच्च वर्गीय महिलाओं की भागीदारी, ठीक है, देखिए ज्यादातर। ठीक है, ये चीज आप बता सकते हो। सिमिलरली, ठीक है, आप लिख सकते हो अर्बन वुमेन पार्टिसिपेशन देखा गया, है ना? तो ये चीज आप यहाँ पे बता सकते हो, अर्बन वुमेन पार्टिसिपेशन। ठीक है, अर्बन वुमेन पार्टिसिपेशन क्या लिखो, शहरी जो महिलाओं थी, ठीक है, उनकी भागीदारी ज्यादा थी। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स थे, सब बताइए, क्लियर हो रहा है? कोई डाउट किसी का? ठीक है, इस तरीके से आप ये, ठीक है, और कंक्लूजन में हमेशा कि आज भी ठीक है, जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है ये, ठीक है, क्या है, हमारा को इंस्पायर करता है। और याद है हमने पढ़ा था आर्ट एंड कल्चर में, आर्टिकल 51 के हिसाब से बोला भी गया है, इट इज ड्यूटी टू चेरिश द नोबल आइडियाज, है या नहीं? हाँ, है ना? और ये हमारा मौलिक क्या है, मौलिक कर्तव्य है ना? ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 51 कौन सा है, ठीक है, चेरिश इंडियन फ्रीडम। एक सेकंड, ये हमारा क्या है, ठीक है, ये देखो नेशनल फॉर फ्रीडम, ये चीज को आप चेरिश करना कर्तव्य है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड।
ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी से लिंक कर दिया। ठीक है, ये आज भी हमें प्रेरणा का स्रोत है और इसको चेरिश करना हमारा मौलिक अधिकार है। तो एंड किस पे करेंगे भैया, एंड हमेशा हम करेंगे यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी, जबरदस्ती घुसाएंगे। ठीक है, टेंशन ना लो, पूछा नहीं गया है। ठीक है, आगे, ठीक है, क्या है, लिंक करेंगे हम, लिंक टू फंडामेंटल ड्यूटी, खत्म। फंडामेंटल ड्यूटी से इसे लिंक कर दोगे कंक्लूजन, एक लाइन में ही आपने यहाँ पे कंक्लूजन लिख दिया। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है बोलो, ठीक, कौन सा एग्जैक्टली है, 51A सब क्लॉज बी। ठीक है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स व्हिच इंस्पायर्ड द। ठीक है, तो देखा यहां पे भी हर एक में आंसर में आपको 51A बी, वहां क्या है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में याद है, ठीक है, देखा था मॉन्यूमेंट्स वाला। ठीक है, चलिए बताइए, ठीक है, क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो जब भी आप आएगा तो भैया ये फंडामेंटल ड्यूटी जरूर लिख के आना लास्ट लाइन में। ठीक आया, तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे discuss कर ली। ठीक है, फाइन, चलिए, ठीक है, तो ये चीज आप क्या है यहाँ पे डेफिनेटली बता सकते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटी से लिंक थी। चलिए, यदि महात्मा गांधी ना होते तो भारत के स्वतंत्रता, यू कैन से भारत की स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस के प्राप्ति किस प्रकार से भिन्न होती, चर्चा कीजिए। ठीक है, ये आया, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे पहला माइक्रो क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला माइक्रो क्वेश्चन तो यही होगा कि भैया गांधी का अहम रोल था, तो रोल ऑफ सबसे पहले तो गांधी बताओ। ठीक है, हाँ है ना। फिर सेकंड माइक्रो क्वेश्चन क्या होगा कि, नहीं सबसे इजी है ज्योति, सबसे इजी, अभी देखो कैसे। ठीक है, सबसे पहले आप ये सोचो कि भैया गांधी जी का इंपॉर्टेंट रोल बताओ। ठीक, तो आपने गांधी जी का यूनिक रोल बता दिया, मास बेस्ड मूवमेंट बना दिया, नॉन वायलेंस लेके आए, है ना। ठीक है, सभी क्षेत्र को एक साथ जोड़ा गया, यही तो बताओगे, है ना। ठीक है, एक एक एग्जांपल दे देंगे, जैसे खेदा सत्याग्रह में किसान आ गए, ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में लेबर आ गए, ठीक है, मुसलमानों को खिलाफत और उससे जोड़ लिया, वुमेन आ गई, तो सब क्षेत्रों को ऐसे ऐसे करके नॉन वायलेंस से करके आपने लिख दिया गांधी जी का रोल। अब सेकंड माइक्रो क्वेश्चन क्या होगा, अगर गांधी ना होते तो, है ना, अगर गांधी जी नहीं होते तो कैसे भिन्न होती, सेकंड माइक्रो क्वेश्चन ये लिखो। तो इमेजिन करो गांधी जी नहीं है तो क्या हो जाता, उनका एक वायलेंस नॉन वायलेंस हटाओ तो क्या हो जाएगा, वायलेंस हो जाता मूवमेंट। अगर गांधी नहीं होते तो परहैप्स सारे लीडर्स एक साथ इकट्ठा करना मुश्किल होता। ठीक है, वायलेंस होता तो अंग्रेज और ज्यादा उसे दबा सकते थे, आप मॉरल बैटल हार जाते, अंग्रेज फटाक से आंदोलन को दबा देते, जो उनका शासन है वो और लंबा चलता, है ना। तो गांधी जी को परफेक्टली चीजें पता थी। ठीक है, फिर अगर गांधी जी नहीं होते तो गांधी जी ने सोशल रिफॉर्म अनटचेबिलिटी के लिए काफी काम करा, तो हो सकता है सामाजिक जो सुधार है वो उस स्तर का ना होता, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, नॉन वायलेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल, इस तरीके से लंबा जो 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 आप ऐसे कह सकते हो फ्रीडम मूवमेंट है, वो क्या होता विभिन्न, जैसे कि हमने देखा विभाजन हो जाता उसका, टुकड़ों टुकड़ों में हो जाता। ठीक है, उधर से कुछ कर रहा होता तो कुछ होता, तो एक लीडरशिप नहीं मिलती, है ना। तो आप बता सकते डिफिकल्टी ऑफ अ सिंगल लीडर, एक लीडर नहीं मिलता, लीडरलेस मूवमेंट होता, वायलेंस हो जाता, है ना, ब्रिटिश और लंबा रूल करते, समाज सोशल सोसाइटी का डिवीजन हो जाता, इस तरीके से क्या है कि अगर गांधी जी नहीं होते तो ये बता। और फिर थर्ड माइक्रो क्वेश्चन, सिर्फ गांधी जी थोड़ी ना थे, इसके बावजूद हमारे पास क्या है, अन्य लीडर्स का भी एक एक दो दो लाइन में कंट्रीब्यूशन, दो तीन, जैसे नेहरू, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इन सबका भी दो दो तीन तीन लाइन आप लिख सकते थे, है ना। तो पहला माइक्रो क्वेश्चन क्या होगा कि भैया महात्मा गांधी का स्वतंत्रता संग्राम में क्या इंपॉर्टेंट रोल था, या गांधी जी ने क्या सेट किया, इन्होंने मास मोबिलाइजेशन करवाया, है ना, जैसे महिला, श्रमिकों, ठीक है, ट्राइबल, सबको एक साथ लेके आया, एग्जाम्पल चंपारण सत्याग्रह, खेदा, साल्ट मार्च। फिर अहिंसा पे बल दिया, अहिंसा सत्याग्रह मिला। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, ठीक है, जो कॉलोनियल रूल था, है ना, ठीक है, वो क्या हुआ, वो उसके अगेंस्ट ये मॉरल वेपन बन गया, नैतिक अधिकार बन गया, हाँ ना, सॉरी, नैतिक हथियार बन गया,
है ना। फिर इसकी वजह से क्या हुआ, वैश्विक सहानुभूति आई, पूरे ग्लोबल सिंपैथी गेन करी। फिर सोशल डिवीजन जो सोसाइटी में थे, सामाजिक विभाजन हो, उसको पाटना, उसको मिटा दिया गया, है ना। जैसे रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी हुआ, हरिजन आंदोलन करा इन्होंने। फिर अभिजातीय आंदोलन से जन आंदोलन तक का सफर इन्होंने करा। इलीट बेस था, मास बेस मूवमेंट हो गया। आप देखो, ठीक है, गांधी जी के आते ही क्या हुआ, पूरी कांग्रेस में क्या हुआ, ठीक है, आप देखोगे इलीट क्लास तक सीमित थी, पर जैसे गांधी जी आए तो क्या हुआ, गांव गांव तक इन्होंने कांग्रेस को पहुंचाया। तो आंदोलनों को क्या करा इन्होंने, गांव गांव तक पहुंचा दिया। ठीक है, कांग्रेस की याद है, प्रोविजनल लिंग्विस्टिक लाइंस पे कांग्रेस को ऑर्गेनाइज करवाया गया था, है ना। पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। कांग्रेस वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन प्रोविजनल, ठीक है, लिंग्विस्टिक लाइंस, है ना, लिंग्विस्टिक लाइंस पे आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, ठीक है, कांग्रेस का संगठन प्रांतीय भाषाई अधिकार पर किया गया, याद है 1919 के आसपास ये हुआ था। क्यों, ताकि मासेस तक पहुंचा जा सके। तो जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है उसके आधार पर लोगों को जोड़ने की कोशिश करी गई, तो ये सब किया गया, है ना। आप ये चीज यहाँ पे बताओ। फिर इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय नैतिक समर्थन मिला गांधी जी को, ठीक है, राइट। ब्रिटिश रूल और ब्रिटिश मीडिया ने बहुत कवर किया कि भैया जो ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया कि भैया जो ब्रिटिश का रूल है वो अनजस्ट है, अनएथिकल है। तो जितना मीडिया कवर करेगा उतना ही और ब्रिटिश के अगेंस्ट क्या होता गया, लोगों का गुस्सा बढ़ा। ठीक, अब फिर अगर गांधी ना होते तो क्या होता, ये हो सकता था हिंसात्मक संघर्ष होता, ये हो सकता था मास पार्टिसिपेशन यानी जनभागीदारी में कमी दिखती, ये हो सकता था जो सांप्रदायिक राजनीति है उसका विस्तार होता, है ना। ठीक है, गांधी जी ने क्या एक राष्ट्रीय नेतृत्व प्रोवाइड किया। ठीक है, ब्रिटिश के शासन और नेतृत्व दबाव में अभाव दिखता, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जब आप वायलेंस करोगे तो स्टेट दबा सकता है। ठीक है, अगर आप देखोगे स्टूडेंट प्रोटेस्ट सक्सेसफुल क्यों हुआ, क्योंकि ये दिखा दिया गया कि देखो ये हम पे डंडे मार रहे हैं, हमारे पे डंडे नहीं है। तो क्या होता है कि फिर देयर वाज अगेंस्ट कि नहीं भाई ये ही करें, है ना। तो मॉरल प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, उन पे मॉरल प्रेशर बढ़ता गया, ठीक है। तो ये चीज आप बताओ, ठीक है ना। देन ठीक है, आप देखो हो सकता है स्वराज की प्राप्ति में और विलंब होती, ठीक है, नेतृत्व का विखंडन हो जाता, है ना। तो ये सब चीजें बताओ। हालांकि अन्य नेताओं का योगदान भी महत्वपूर्ण था, जैसे लाल बाल पाल, ठीक है, जी के जी, इन्होंने, ठीक है, राइट, इन्होंने भी आप देखोगे मजबूत आधारशिला रखी। ठीक है, फिर आप देखोगे इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, है ना, इन्होंने भी ब्रिटिश शासन को कमजोर किया। ठीक है, प्लस ब्रिटेन को आर्थिक और राजनीतिक कमजोरी की स्वतंत्रता का प्रमुख कारण थी। ठीक, तो और भी रीजन थे, और भी लीडर्स थे जिनका रोल इंपॉर्टेंट था, हाँ। और इसका भी कंक्लूजन वही होगा, ठीक है, क्या, कि हमारा मौलिक अधिकार है, ये आज भी प्रेरणा का स्रोत है, और हमारा मौलिक अधिकार है कि हम इन्हें चेरिश करें, हाँ ना। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन, पहले गांधी जी का रोल लिखो, गांधी जी ने ऐसा क्या यूनिक करा, फिर एक पल को गांधी जी को हटा दो और सोचो अगर गांधी जी नहीं होते तो क्या होता, है ना। एंड थर्ड, और लीडर्स के बारे में भी 2 से 3 लाइन, ठीक है, आप बता सकते हो कि सर क्या है, अन्य नेताओं का योगदान भी महत्वपूर्ण था, ज्यादा नहीं, 2 से 3 लाइन लिख सकते, ठीक है। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल लिख सकते हो, ठीक है, आप नेहरू जी का लिख सकते हो, आप सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है, भगत सिंह, इन सब के बारे में बता सकते हो जिन्होंने, ठीक है, आपका नेशनलिज्म, जिन्होंने ब्रेवरी, ठीक है, ये सब चीजें आप यहाँ पे, ठीक है। कंक्लूजन यही ना जो अभी हमने डिस्कस किया, तो इस प्रकार से, ठीक है, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण आपका किरदार निभाया, है ना, और ये हमें आज भी प्रेरित करता है, और हमारा मौलिक अधिकार है कि हम इन्हें चेरिश करें। सेम कंक्लूजन, है ना, ठीक है, यही तो है भाई, है ना, ठीक है। तो ये सब बता सकते हो, और आज भी लोकतांत्रिक मूल्य आप चाहो तो ये भी एवं राजनीतिक संस्कृति की आधारशिला, ठीक है, इन्होंने रखी, और जो हमारे देश में है, ठीक है, हमारा ये मौलिक अधिकार है, आप ही लिख सकते हो, ठीक है, आप यही लिखो, आप यद्यपि यही आप, ठीक है, आप इसी तरीके से एंड करो, कंक्लूजन में यही है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी टू चेरिश, टू
चेरिश द कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इस तरीके से बहुत, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो इंपॉर्टेंट रोल निभाया। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रोल निभाया। एंड क्या है, हमारी मौलिक अधिकार है कि हम इनको चेंज करें, महत्वपूर्ण भूमिका। ठीक है ना, यही आपका यहाँ इंपॉर्टेंट रोल एंड फंडामेंटल ड्यूटी टू चेरिश द कंट्रीब्यूशन। बताइए, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका थी और ये हमारा मौलिक अधिकार अंडर 51 सब क्लॉज। बोलिए, यहां तक क्लियर है? मुख्य तो सेकंड पार्ट है, हाँ तो सेकंड पार्ट तो लिखा गया है। ठीक है, नहीं, गांधी जी का कंट्रीब्यूशन तो बताना है ना। ठीक है, गांधी जी का व्हाट वाज द यूनिक कंट्रीब्यूशन ही तो है, दोनों बराबर है देखो, नहीं तो आप 2 पेज नहीं भर पाओगे। ठीक है, आप देखो ना, आप यहाँ पे 2 पेज नहीं भर पाओगे। देखो, मैं देखो, आओ वापस आओ क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर आप, ठीक है, एक सेकेंड, ये रहा। ठीक है, यदि महात्मा गांधी ना होते तो भारत की प्राप्ति का प्रकार किस तरीके से विभिन्न होती? तो क्या है, इंपॉर्टेंट रोल बताओ। ठीक है, कि किस प्रकार से आप ऐसे करोगे, रूपांतरित किया, इंपॉर्टेंट रोल, ये बताओ, एटलीस्ट 3-4 पॉइंट तो बताओ। ठीक है, एंड फिर यहां आप 5-6 पॉइंट देखो, यहां 6 पॉइंट लिखे हैं मैंने। ठीक है, ऊपर आप 3, आप चाहो तो ऊपर वाले को, ठीक है, क्या बता सकते हो, एक डायग्राम के फॉर्मेट में भी बना सकते हो, इस तरीके से डायग्राम भी आप ऐसे कर सकते हो, इंपॉर्टेंट रोल ऑफ गांधी। ठीक है, एंड हैड देयर बीन नॉट गांधी, अगर गांधी ना होते तो क्या होता? ठीक है, बताइए, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट कीजिए 18वीं शताब्दी के मध्य तक भारत किस प्रकार से, ठीक है, फ्रेगमेंटेड पॉलिटी या जी राजनीतिक विखंडन की स्थिति से ग्रस्त हो रहा था, हो गया था। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एक्चुअली में अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें पता नहीं चलता मैं क्या लिखूं। ठीक है, तो पहली बात तो क्या है क्वेश्चन, ये देखो 18 सेंचुरी मतलब 1750s के आसपास, है ना। ये बताना है कि भैया जो हमारा मध्य तक 1857 18 सॉरी 1750s तक इंडिया में फ्रेगमेंटेड पॉलिटी थी। तो सबसे पहले हम क्या यहां पे बात करेंगे कि क्यों थी, रीजन है ना, कि आखिर इंडिया में इतना पॉलिटिकल डिवीजन क्यों था। पहला माइक्रो क्वेश्चन ये हो। दूसरा माइक्रो क्वेश्चन, अगर ये था तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, है ना, बिकॉज इंडिया वॉज डिवाइडेड, इंडिया में पॉलिटिकल विभाजन हो रखा था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक अलग अलग लेवल पे आप देखोगे ना। ठीक है, जो ब्रिटिश शासक है वो क्यों शासन कर पाए, बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल डिवीजन। ड्रेन ऑफ वेल्थ क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल डिवीजन, है ना। तो ये जो इंटरनल डिवीजन है इसका आपको यहाँ पे, ठीक है, इम्पैक्ट बताना होगा। और क्यों हुआ, क्यों हमारे देश में, ठीक है, राजनीतिक विखंडन क्यों रखा था, क्योंकि भैया मुगल साम्राज्य डिक्लाइन पे था, है ना। फिर इंडिपेंडेंट स्टेट्स राइज हो रहे थे जैसे हैदराबाद और बंगाल, फिर मराठा महासंघ का विखंडन हो रखा था, है ना। ये चीज जैसे सिंधिया होलकर भोंसले वगैरह में, ये बताओ। देन फॉरेन इन्वेजन हो रहे थे, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। फिर आप देखोगे जागीरदारी क्राइसिस हो रखी थी, आप देखोगे जागीरदार संकट वगैरह आ रखा था, तो क्या हो रखा था, आप देखोगे रेवेन्यू में फॉल हो रहा था, है ना। तो उसकी वजह से जो केंद्र शासन करना पड़ रहा था वो कमजोर किया गया, क्योंकि जितने स्ट्रांग आपके ये सब होंगे तो आपको उतना रेवेन्यू मिलेगा। पर जब जागीरदारी क्राइसिस हो गई तो डिफरेंट डिफरेंट जागीरदार और इन लोगों ने अपना अलग से किंगडम डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, प्लस क्या हो रहा था, जो यूरोप की व्यापारिक कंपनियां थी वो हस्तक्षेप करने लग गई। ठीक, तो इस तरीके से बताओ, दरबार में गुटबाजी शुरू हो गई, नोबेल्स, गवर्नर, ठीक है, आप और आपके जो सैन्य अधिकारी इनके बीच में क्या हुआ, गुटबाजी होने लग गई। ठीक, तो केंद्र सत्ता क्या होती गई, और केंद्र सत्ता में विरोध होने लग गए, हाँ ना, विद्रोह करने लग गए। ठीक, अब इसका इंपैक्ट क्या देखने को मिला कि राजनीतिक विखंडन जो हो रहा था,
इसका इम्पैक्ट क्या आपको देखने को मिला, ये चीज यहाँ पे बस 1 सेकेंड चार्ज। ठीक, तो इसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला, ठीक है? तो सारे आप इम्पैक्ट बताओ। ठीक है, फ्रीक्वेंट वॉर होते गए, ठीक, इंस्टेबिलिटी आती गई, ठीक है, ब्रिटिश सत्ता का उदय होते गया, है ना? आप ये सारे पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पे बताते जाओ। ठीक है, राइट। आर्थिक एकीकरण का अभाव हुआ, है ना? क्योंकि आप देखो फिर व्यापार वगैरह अगर जब यूनिटी होती है तब व्यापार इजी होता है ना, ये सब चीजें बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा। आप चाहो तो ये वाला पॉइंट भी लिख सकते थे कि नादिर शाह और ये विदेश आक्रमण, ये भी आप बता सकते थे, ये इम्पैक्ट में भी डाला जा सकता है ना? यही चीज आप बताओ। ठीक है, विदेशी हस्तक्षेप में बढ़ावा देखने को मिलता गया, यूरोपियन पावर से करते थे। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फूट डालो और शासन करो नीति को अपनाया, हाँ है ना? ये बताओ। फिर क्षेत्रीय राज शक्तियों के बीच में लगातार संघर्ष चलता रहा। ठीक है, और प्लस आर्थिक हानि हुई, देश को ड्रेन ऑफ वेल्थ शुरू हो गई। जब ब्रिटिश आ गए तो उन्होंने क्या करा, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टार्ट कर दिया। बस, तो ये चीजें क्या है आप यहाँ पे बताइए। तो कॉज बताना है और इम्पैक्ट बताना है, दोनों ही आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, कॉज एज वेल एज इम्पैक्ट। ठीक है, बताइए। और कोई सोच पा रहा है कुछ की और भी कुछ लिखेंगे? तो सोचो पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा होगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, आर्थिक इम्पैक्ट क्या रहा होगा, इवन सोसाइटी में। ठीक, आप देखोगे, ठीक है, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ रहा था, और डिवीजन आते जा रहे थे। ठीक है, प्रिवेंशन, एक नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, ठीक है, वो नहीं दिख रही थी। हाँ, रिलीजियस कन्वर्जन दिखा सकता हूं, जैसे क्या है, क्रिश्चियन मिशनरीज, है ना, है ना? ठीक है, तो इट प्रिवेंटेड द राइज ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म नहीं उभर पाया। ठीक है, राष्ट्रवाद का जो उदय है, जो उदय होना था, उसमें रोक लग गई। तो ये भी आप लिख सकते हो, है ना? ठीक है, तो ये आप लिखो। ठीक है, नेशनल लेवल पे क्या हो, राष्ट्रवाद का जो विकास होना चाहिए था, ठीक है, उसमें क्या हुआ, उसमें बाधा उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो आप ये भी पॉइंट यहाँ पे डेफिनेटली, ठीक है, लिखा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे आप ये चीज, ठीक है, फॉरेन इंटरवेंशन और क्या हुआ। ठीक है, जब फॉरेन में, तो इससे पहले भी लिख सकते हो आप, 0 पॉइंट भी बता सकते हो वैसे यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे, ठीक है, 0 पॉइंट भी आप लिख सकते हो। जस्ट 1 सेकेंड, ये सॉरी, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे लिखो कि वी हैव प्रिवेंटेड, ठीक है, द राइज ऑफ नेशनल। और फिर आप बताते हो जब नेशनलिज्म नहीं हो पाया तो क्या हुआ, विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, यानी राष्ट्र, ठीक है, वाद, ठीक है, के उदय में, ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे एज अ 0 पॉइंट मेंशन कर सकते हो। ठीक है, दिस विल बी द 0 पॉइंट। ठीक, पहला ये आपकी। फिर उसके बाद विदेशी हस्तक्षेप हुई, ब्रिटिश सत्ता का उदय होता गया। ठीक है, निरंतर युद्ध हुए। ठीक है, अस्थिरता थी, आर्थिक एकीकरण, देखो अब ये चीजें ही है कि आर्थिक एकीकरण में भी क्या हुआ, अभाव हुआ, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं हो पाया, उसके कारण, ठीक है, आप देखोगे व्यापार में गिरावट थी। ठीक, ये सब चीजें आप बताते जाओ। प्लस आप देखोगे फॉरेन इन्वेजन, जैसे फॉरेन लूटपाट, विदेशी आक्रमण, जैसे नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, ये करते गए। ठीक है ना, तो इसकी वजह से क्या हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जहां पे मराठा शक्ति को कमजोर कर दिया गया, और नेचुरल विनर कौन हुआ, अंग्रेज। क्योंकि जब मराठा डाउनफॉल हुआ, आफ्टर मुगल्स मराठा ही थे पैन इंडिया पावर, बट सैडली थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो गया, वहां पे दे लॉस्ट बैटल। ठीक है, जब आप ऐसे आंसर करोगे ना, तो एग्जामिनर को ये समझ में आता है कि यार इस बंदे को हिस्ट्री ना फैक्चुअली नहीं पता, इसका इंटरप्रिटेशन भी स्ट्रॉन्ग है।
हाँ, तो ये सब लिख क्या होता है, बैटल ऑफ पानीपत, मराठा का फॉल, ये सब चीजें, ब्रिटिश को इनडायरेक्ट फायदा, है ना। डेफिनेटली इनडायरेक्ट फायदा तो मिला था। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे लिखो। ठीक है, ब्रिटिशों को अप्रत्यक्ष लाभ मिला। ठीक है, नेक्स्ट चलो अगला देखते हैं। आई फील इजी है, इसको कर लूंगा। चलिए आगे देखते हैं, लेट्स टेक अप दिस क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी में भारतीय नवजागरण एवं भारतीय राष्ट्रीय पहचान यानी नेशनल आइडेंटिटी के उद्भव के मध्य संबंधों की का परीक्षण कीजिए। यानी बेसिकली क्या है कि इंडिया रेनेसा जो था, यानी भारतीय नवजागरण, इसने इंडियन नेशनलिज्म में कैसे मदद करी। ये तो बेसिकली भारतीय नवजागरण क्या हो गया सर, ये तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ही है, जो याद है, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, राजा राम मोहन रॉय। तो ये तो इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट लिख दो, है ना। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है, सोशल रिफॉर्म्स ने क्या करा, पॉजिटिव इफेक्ट। ऑपोजिशन टू वेस्टर्न कल्चर मतलब राइज ऑफ इंडियन नेशनल आइडेंटिटी, अवेयरनेस अमंग द एनलाइटेड इंडियंस, है ना। सोशल इविल्स के अगेंस्ट जब बातें करी तो सोसाइटी में यूनिटी आई होगी, महिला सशक्तिकरण हुआ, है ना। तो ये सब चीजें बताओ, इसकी वजह से समाज में लॉजिक आया, रीजन का उत्पन्न हुआ, साइंस आई, जिसकी वजह से लोग क्वेश्चन कर पाए कि आखिर हम क्यों हैं पीछे, है ना। तो ये चीज आप लिखो। इसकी वजह से आप देखोगे प्रेस लिटरेचर इसका राइज हुआ, मिडिल क्लास आई, और सबकी वजह से क्या हुआ, नेशनलिज्म आ रहा है नहीं आ रहा है ना, डेफिनेटली आ रहा है। ठीक है, बट हाँ इसके साथ बहुत सारी चुनौतियां भी आई थी, ये रही। ठीक है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो भी आपका समाज में कुरीतियां थी उसमें सुधार देखने को मिला, चेतना का विकास हुआ। ठीक है, समानता, ठीक है, आप देखोगे इन सबकी जो आइडियाज है इनको प्रमोट किया गया, इनका विकसित हुई, है ना। भारत का जो कल्चर और पुरन, आप कह सकते हो जो एंशिएंट कल्चर है ना, उसका रिवाइवल देखने को मिला, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने बात कही, है ना, कल्चरल रेनेसा। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता का कॉन्सेप्ट दिया। ये सब चीजें बताओ, प्लस ये सोशल मूवमेंट ऑल इंडिया लेवल पे थे, तो उसकी वजह से यूनिटी आई। ठीक है, फिर वर्नैकुलर लैंग्वेज को प्रमोट हुआ, इनकी वजह से जन भाषाओं एवं साहित्य का विकास हुआ। इनकी वजह से आप देखोगे आधुनिक शिक्षा एवं आप ऐसे कह सकते हो तर्कवाद, इसमें ग्रोथ हुई, रैशनैलिटी में, है ना। अब जब रैशनैलिटी आई तो जो निरंकुश शासन था उस पर ही प्रश्न उठाएगा कि हाँ भाई अंग्रेजों कैसे रूल कर रहे हो आप, ये हुआ, है ना। उदाहरण के तौर पे दादा भाई नौरोजी ने क्या हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी, है ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी बेस्ड ऑन दिस। फिर रिलीजियस रिफॉर्म हुए। अब जब रिलीजियस रिफॉर्म हुए तो क्या हुआ, सारे आप देखोगे धर्म जात इन सब में छोटे छोटे वर्ग ये सब लोग भी क्या हुए, इनका अप्राइजमेंट हुआ, तो क्या हुआ, इन सब में राष्ट्रवाद को जोड़ा गया। जैसे औरबिंदो की थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म है, श्री औरबिंदो हो गया, स्वामी विवेकानंद की स्पीचेस, जहाँ पे सारे सभी भारतवासियों को भाई बहन बताया गया। ठीक है, हाँ ना, राष्ट्रीय स्वाभिमान पर संचार दिया गया। तो इस तरीके से बताओ, मीडिया एंड प्रिंट कल्चर का राइज हुआ। हालांकि इनके साथ भारतीय नवजागरण के साथ बहुत सारी सीमाएं भी थी। ठीक है, तो जो कल्चरल रेनेसा, इंडियन रेनेसा था, तो लिमिटेशन 2-4 पॉइंट लिखा कि ऐसे अर्बन एरियाज तक था, है ना, रूरल एरियाज, और आप देखोगे जो निम्न वर्ग तक इसका प्रभाव काफी कम हुआ, काफी धीमे पहुंचा, है ना। फिर ये ज्यादातर रिलीजन पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, ना कि नेशन पे। ठीक है, महिला एवं दलित की भागीदारी में काफी कम, काफी सीमित देखने को मिली।
ठीक है, तो ये सब चीज आप बता सकते हो। क्लियर है? आओ, ये आप यहाँ पे आराम से, ठीक है, क्लियर। ब्रिटिश इंडिया कंपनी जिनमें भारतीय सैनिक थे के बावजूद, देखो आ गया ना क्वेश्चन, आज ही क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था, क्यों बेटर थी, क्यों, बता दो। क्लियर कट है, तो आई थिंक डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। देखो वही जो नोट्स था, पहले ही पॉइंट जो था जिसके नोट्स में था, याद है हमने देखा था, ठीक है, वाई द ब्रिटिश, ठीक है, सक्सीडेड, यही तो था, देखो, ठीक है, इसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं भाई, सीधा सवाल है, इसे आई डोंट फील डाउट होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर, ठीक है, है ना। ये भी इसी सवाल है कि 18th सेंचुरी में आप देखोगे कॉलोनियल इंडिया में, ठीक है, अ, अकालों यानी फेमाइन्स की घटनाओं में अचानक से वृद्धि क्यों हुई, कारण बताओ, तो आपको यहाँ पे रीजन बताना है ना, वेरियस यहाँ पे आपको क्या है, ठीक है, इस कंटेक्स्ट में रीजन बताना है, ठीक है, और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इन अकालों का, इन ये जो पढ़ते थे, ठीक है, तो इसका प्रमुख इम्पैक्ट क्या, है ना, दो चार पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना, वही है ना, वही मैसिव व्यापक जन हानि हुई, बहुत सारे लोग मरे, जैसे कहा जाता है 2.5 से 3 करोड़ लोग मरे, ठीक है, फिर कृषि में फर्दर संकट पैदा हो गया, ग्रामीण आप देखोगे निर्धनता, ठीक है, ये बात कर सकते हो, एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस हुआ, ठीक है, आप देखोगे जो ब्रिटिश रूल था उसके प्रति आप देखोगे जो असंतोष है, उस पर जागरूकता देखने को मिली, है ना, ठीक, और फिर बहुत सारे आप देखोगे अकाल आयोगों की संस्थापना हुई, फेमाइन कमीशन बनाए गए, ठीक है, ये चीज आप बता सकते हैं। फिर इवन आप देखोगे कि पर्यावरण एवं सामाजिक क्षति, यानी आप देखो इन्वायरमेंटल एंड सोशल डिग्रेडेशन, ठीक है, इसके बारे में बात कर सकते हो, ठीक है, एंड कि भैया ग्रामीण समाज में ये हुआ कि हमें क्या करना चाहिए, हमें सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, इन पे फोकस करना चाहिए, है ना, ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं, है ना, तो बेसिकली है कि क्यों हुआ, क्यों फेमाइंस होते थे, आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ठीक है, अंग्रेजों, बेसिकली आपको यही बताना है कि ब्रिटिश की पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये थीम है, ठीक है, ये इस बार डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट पूछ लिया, नहीं तो ब्रिटिश की पॉलिसीज ने इंडिया में कैसे शोषण किया, एग्रीकल्चर में, ठीक है, रूरल में, ठीक है, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट वगैरह कैसे डिक्लाइन हुए, आपको ब्रिटिश की पॉलिसीज पे बात करनी है, जैसे उनका आप देखोगे शोषणकारी भू राजस्व व्यवस्था, एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जैसे परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, हाँ है ना, इसमें क्या होता था, अत्यधिक मैक्सिमम आप देखोगे भू राजस्व को वसूलने पर केंद्रित था, है ना, क्रॉप फेलियर होता था पर भी किसानों से जो टैक्स है वसूला जाता, फिर सिमिलरली क्या हुआ जब ब्रिटिश आए तो एग्रीकल्चर का क्या हुआ, एग्रीकल्चर का वाणिज्यिकरण हो गया, कमर्शलाइजेशन हो गया, पहले फूड क्रॉप्स होते थे, अब इंडिको, कपास, कैश क्रॉप्स होने लगे, यानी नगदी फसलों पे फोकस किया गया, फिर ट्रेडिशनल जो जो पारंपरिक सुरक्षा तंत्र होते थे उसमें विघटन देखने को मिला, ठीक है, जैसे अनाज भंडार, ठीक है, ये सब चीजें आप देखोगे, लोकल रिलीफ मैकेनिज्म ये समाप्त हो गए, फिर जो प्रशासन भी था वो भी कोई परवाह नहीं करता था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अपैथी थी, है ना, उनका काम था सब ज्यादा से ज्यादा भू राजस्व लिया जाए, भू कर लो बस, एंड जैसे चार्ल्स ट्रेविल्सियन है, इन्होंने मद्रास फेमाइन के दौरान में लार्ज स्केल रिलीफ का विरोध किया, ठीक है, तो आप कहोगे कि भैया जो प्रशासन था वहां से कोई, ठीक है, आप ऐसे देखोगे राहत नहीं मिलती थी, है ना, ये चीज बताओ, ठीक है, फिर ब्रिटिश ने कभी भी जो कृषि निवेश या फिर आप ऐसे कह सकते हो सिंचाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे फोकस ही नहीं किया, है ना, वो हमेशा से रेलवे पर करते थे और वो भी क्या है, हमेशा उसे दुरुपयोग किया जाता था, ठीक है, ताकि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके, इंपोर्ट को प्रमोट किया जा सके, एक्सपोर्ट में रोक को, तो ये सब आप बताओ, इसकी वजह से स्टारवेशन हुआ, इसकी वजह से आप देखोगे निर्यातित भूखमरी हुई, जैसे बहुत सारा अनाज देश से बाहर भेज दिया जाता था,
हाँ है ना, ठीक है, राइट। तो ये चीज है, इनफैक्ट ये बोला जाता था कि भैया आपके पास रेलवे है तो आप जितने भी अकाल ग्रस्त क्षेत्र हैं वहां राहत पहुंचाओ, जबकि वहां से अनाज एक्सपोर्ट किया जाता था। लो भाई, फूड एक्सपोर्ट्स पे फोकस कर रहे हो रेदर देन फूड इंपोर्ट, है ना, ठीक है। तो ये सब चीज आप बताओ, है ना, ठीक है, फूड एक्सपोर्ट निर्यात, ठीक है, ये चीज आप बताओ। तो इसे कहा जाता था एक्सपोर्टेड स्टारवेशन, यानी निर्यातित भुखमरी। की टर्म है भाई, अच्छा की टर्म। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, फूड सिक्योरिटी नहीं थी। फिर आप देखोगे जब लड़ाइयां होती थी, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, इस दौरान भी क्या देखने को मिला, इस दौरान हमें देखने को मिलता है कि भैया जो बहुत सारा खाना, ठीक है, सेना के लिए डाइवर्ट किया गया, है ना, ब्रिटिश सेना के लिए भेजा गया, जिससे देश में खाद्य संकट यानी फूड क्राइसिस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, है ना। तो ये चीज आप यहाँ पे डेफिनेटली बताइए, क्लियर हुआ, ठीक है। हाँ, सन्यासी और विद्रोह, बिल्कुल भाई, आप विद्रोह भी बता सकते हैं, बिल्कुल ये भी इम्पैक्ट हुआ। पेजेंट्स की अपराइजिंग जो देखने को मिली, आप अपराइजिंग भी बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, ठीक है। नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई, वही वाली बात, ठीक है, जो हम लोगों ने देखा ना, ब्रिटिश के अगेंस्ट, ठीक है, नेशनलिज्म आया, बिल्कुल बता सकते हैं। ये भी अच्छा पॉइंट है, आप डेफिनेटली लिखिए, डेफिनेटली, ठीक है, यू कैन राइट द इम्पैक्ट, ठीक है, ट्राइबल रिवोल्ट हुए, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो आपका ये वाला है सन्यासी, जो आपने बताया, ये पॉइंट मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, सो दैट जो मॉडल आंसर मैं दूंगा उसमें मैं ये ऐड कर दूंगा, ठीक है। बंगाल और बिहार में सन्यासी रिवोल्ट, ठीक है मैम, तो इसकी वजह से क्या हुआ, प्रेजेंट मूवमेंट हुआ, ठीक है, आपके यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे मूवमेंट, जैसे आपका इन बंगाल एंड बिहार, ठीक है, ऐड कर दिया मैं, बढ़िया, ठीक है। ब्रिटिश के प्रति नफरत की जो विचारधारा है वो प्रमोट होना स्टार्ट, ठीक। और एक याद है, उसे बोलते हैं व्हाइट मैन्स बर्डन, याद है, ठीक है, इट एक्सपोज द मिथ ऑफ व्हाइट मैन बर्डन, ठीक है ना। तो ये भी चीज आप लिख सकते हो, ठीक है, हाँ है ना। तो ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो, एंड व्हाइट मैन जो बर्डन है, इसके जो मिथ है, इसका पर्दाफाश किया। आप ये भी पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे आ, जब मॉडल आंसर आप पढ़ोगे तो आप लिख सकते हो कि भैया इट एक्सपोज्ड द मिथ ऑफ व्हाइट मैन बर्डन, ठीक है, ये मिथ को इन्होंने बूस्ट किया। और व्हाइट मैन बर्डन को आप इंग्लिश में ही लिखाना, कोई टेंशन नहीं, ठीक, ये आप व्हाइट मैन बर्डन के मिथ को एक्सपोज किया, क्लियर है, बताइए, ठीक है। तो दैट्स इट, मैं क्वेश्चन पोस्ट कर देता हूँ आज के, फिर परसों मिलते हैं विद द नेक्स्ट सेट ऑफ क्लास, ठीक है ना। आई होप भाई आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। देखिए अपना बेस्ट दीजिए, मैं अश्योरेंस दे रहा हूँ, मैं इस कोर्स में अपना बेस्ट दे रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, ऑल द कोर्सेज आई एम गिविंग दिस द बेस्ट, ठीक है, चाहे कंटेंट हो, चाहे फूड डिलीवरी हो, मतलब लेक्चर डिलीवरी हो, सब में, ठीक है। तो बस एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, अगर आप एक एक दो दो अपने दोस्तों को बैठाएंगे, ठीक है, तो थोड़े और आते जाएंगे, देखिए 10 एडमिशन हो चुके हैं, ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे कारवा बनता जाएगा, ठीक है। और आपको पता है देखिए क्लास में क्या हो रहा है, और ऐसे ही क्लास होने वाली है, मत सोचना सर 2-3 क्लास ऐसे होगी, नहीं, आप देख सकते हो बहुत सारे इनमें से स्टूडेंट है, राज ज्योति इंग्लिश पहले कोर्स में भी थे, ठीक है। तो ऐसे ही होती है हमारी क्लास, आगे भी आपको ऐसी होगी, ठीक, चलिए।